नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम रवि है। तो चलिए अब यह कहानी रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। जंगल। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं। कभी भी हमें बिना वजह जंगल में नहीं जाना चाहिए। जंगल जितना बाहर से सुंदर और शांत दिखता है, असल में अंदर से उतना ही भयानक होता है। अब दोस्तों, मेरा गांव भी जंगल के पास ही है, लेकिन हम कभी भी बिना वजह जंगल में नहीं जाते, क्योंकि हम गाँव वाले बिल्कुल अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं रहते, उसमें कई अघोरी भूत प्रेत चुड़ैल और कई बुरी शक्तियां वास करती हैं। हम गांव वालों को भी जब जंगल से लकड़ियां लानी होती हैं, तो कई लोग साथ मिलकर जाते हैं और वह भी सुबह के वक्त जाते हैं, ताकि शाम ढलने से पहले दिन के उजाले में ही हम जंगल से बाहर आ जाए, क्योंकि रात होते ही जंगल जागृत हो जाता है। हमारे गाँव के बगल में जो जंगल था वह काफी डरावना माना जाता था। रात की तो दूर की बात है, बल्कि दिन के वक्त भी गांव के किसी भी इंसान की अकेले उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। रात के वक्त जंगल से कई भेड़िए और उल्लूओं की आवाजें आती हैं। कभी कभी तो रात में किसी औरत के रोने की आवाज भी आती है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चीख रहे हो और चिल्ला रहे हो। जंगल से पहले हमारा गांव आता है और गांव के अंदर से ही होकर आखिरी छोर से जंगल शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है, एक बड़ी सी कार हमारे गांव में आती है। उसमें से 2 लड़की और 3 लड़के उतरे, जो कि देखने में मेरी तरह ही 20 या 22 साल के लग रहे थे। उस वक्त मैं मेरे गांव के एक चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वह लोग मेरे पास आए और उनमें से एक लड़के ने मुझसे कहा कि भैया, हमें जंगल में घूमने जाना है, क्या यह रास्ता वहीं जाता है? तो मैंने उससे कहा, हाँ यह रास्ता वहीं जाता है, मगर आपकी गाड़ी आगे ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। मेरे मुंह से यह बात सुनने के बाद उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और उसके बाद वह लोग अंदर जंगल की ओर चले गए। अभी उन लोगों को गए हुए लगभग 1 घंटा ही हुआ होगा कि तभी वह लोग वापस आए और मेरे पास आकर कार रोकी और मुझसे कहा कि क्या आप हमारे साथ जंगल में घूमने चलेंगे? हमें पता नहीं है कि कौन सी जगह देखने लायक है और कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। अगर आप साथ चलेंगे तो हमें घूमने में आसानी होगी। उनकी वह बात सुनकर मैं सोच ही रहा था कि जाऊं या नहीं जाऊं। तभी उन लोगों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। अब इतने रुपए का नाम सुनते ही मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इतने पैसे देने की बात नहीं बोली थी। मुश्किल से हर कोई 100 रुपए ही देकर जाता था। इसी वजह से मैं तुरंत ही उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। पर मैंने उन लोगों से साफ साफ कह दिया था कि मैंने भी पूरा जंगल नहीं देखा है, वह तो हम थोड़ी दूर लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, इसीलिए मैं उतनी दूर तक ही आपको ले जा सकता हूँ जहाँ तक हम लोग लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। उससे आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरी यह बात सुनकर उन लोगों ने मुझसे कहा कि ठीक है, जहाँ तक का तुमको पता है वहाँ तक ले चलो। तभी मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ चल तो लूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि आप लोगों को शाम ढलने से पहले पहले जंगल से वापस आ जाएंगे, क्योंकि रात में हम गाँव वाले कभी भी जंगल में नहीं जाते। तभी उनके साथ जो लड़कियां थी उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, हम पागल थोड़ी हैं जो रात को ऐसे घने जंगल में रुकेंगे, आपसे ज्यादा डर तो हमें लगता है। उनकी यह बात सुनकर मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर उनके साथ कार में बैठते ही उन्होंने सबसे पहले तो मेरा नाम पूछा, तो मैंने उन्हें अपना नाम रवि कुमार बताया। वैसे गांव में सब लोग मुझे रवि कहकर बुलाते हैं।
फिर उन सभी लोगों ने भी मुझे अपने अपने नाम बताए। उनमें से 2 लड़कियां थी जिनका नाम रेणुका और रिंकी था, और जो लड़के थे उनके नाम दीपक, मोहित और सतीश थे। फिर हम सभी कार में बैठ के जंगल के अंदर चले गए। अभी हम लोग जंगल में सिर्फ 1 किलोमीटर जितना ही अंदर गए होंगे कि तभी से घना जंगल शुरू हो गया था और रास्ता भी बहुत सकरा हो गया था, जिसके कारण रास्ते के दोनों तरफ की घनी झाड़ियां गाड़ी के शीशों से रगड़ी हुई जा रही थी। तो फिर मजबूरी में उन लोगों ने गाड़ी साइड में लगाई और अपने अपने बैग लेकर गाड़ी को लॉक कर दिया। फिर हम सब पैदल ही जंगल के अंदर चलने लगे। लगातार 2 घंटे तक चलने के बाद दोपहर हो गई थी और तब तक हम एक नदी के किनारे पहुंच गए थे। वहां का नजारा बहुत ही सुंदर था। नदी के दाईं ओर दूर एक झरना बह रहा था। साथ ही नदी का पानी एकदम साफ था और आसपास में थोड़ा मैदानी इलाका था, जहां हर तरफ हरी भरी घास उगी हुई थी, जिसको देखकर उन सारे दोस्तों ने वहीं रुककर खाने पीने का प्रोग्राम बनाया, जिसके चलते वहां एक जगह पर टेंट जैसा कुछ बनाया और उसमें सारा सामान रख दिया। तब तक सभी लोग बहुत थक गए थे, जिसके कारण सभी लोगों ने वहां बैठकर कुछ देर आराम किया और फिर सब नदी की ओर चलने लगे। फिर उन लोगों ने नदी से बहुत सारी मछली पकड़ी और खाना खाने का इंतजाम किया। फिर उन लोगों ने पकड़ी हुई मछलियों को आग में भूनकर खाया। तब तक बहुत समय बीत गया था और सूरज हल्का हल्का पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था। तब मैंने उन लोगों से कहा कि मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द अब अंधेरा होने वाला है। तो उन सभी दोस्तों ने कहा, क्या यार अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी कैसे चले जाए। वैसे उन लोगों की भी गलती नहीं थी। जंगल की सम्मोहन शक्ति ही कुछ ऐसी होती है कि आपको दिन के उजाले में जंगल छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम मोहित था, उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। अगर तुझे जाना है तो यह ले 1000 तू जा सकता है। उसके मुंह से यह बात सुनकर पहले तो बहुत अचंभित होकर उसकी तरफ देखने लगा और फिर मैंने उसे कहा कि हम कार से बहुत दूर आ गए हैं। अगर मैं अकेला चलकर जाऊंगा तो भी सूरज ढलने तक मैं कार के पास भी नहीं पहुंच पाऊंगा और कार लेकर भी हम कुछ किलोमीटर जंगल के अंदर आए थे, तो अब मैं अकेला कैसे जाऊं। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तो फिर तुम भी आज हमारे साथ यहीं पर रुक जाओ। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, सुबह होते ही हम सब यहाँ से निकल लेंगे। उसके बाद जब उसने मेरे चेहरे पर चिंता के भाव देखे तो उसने मुझसे कहा कि देख भाई रवि, तू खामखा टेंशन ले रहा है। हमारे पास खाने पीने की और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए हथियारों की सारी व्यवस्था है। यह कहते हुए दीपक ने अपनी शर्ट कमर से ऊपर की और मुझे अपनी रिवॉल्वर दिखाई। फिर मोहित और सतीश ने भी मुझे अपनी अपनी रिवॉल्वर दिखाई और कहा, अपने पास सब सामान है, तू टेंशन ना ले। मैं समझ गया कि आज मैं बहुत बुरा फंसा हूँ। मैंने इन लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर मैंने उन लोगों को कुछ नहीं कहा और उनके साथ रात को वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। फिर दीपक ने उनके साथ जो लड़कियां थी उनसे कहा कि तुम लोग खाना पकाने का इंतजाम करो, मैं और सतीश कुछ और मछलियां पकड़ कर लाते हैं। मोहित और तुम दोनों जंगल में से सूखी लकड़ियां लेकर आओ। फिर मैं और मोहित जंगल में लकड़ी लेने चले गए, लेकिन दिन ढलने से पहले हम दोनों लकड़ियां लेकर कैंप में वापस आ गए थे। तब तक उन लड़कियों ने पत्थर रखकर चूल्हे जैसा बना लिया था और घर से साथ लाए हुए कच्चे चावल भी पका लिए थे। और तब तक दीपक और सतीश भी बहुत सारी मछलियां लेकर आ चुके थे। उसके बाद लड़कियों ने खाना पकाने की तैयारी की। तब तक उन तीनों दोस्तों ने अपने बैग से शराब की बोतल निकाली और तीनों शराब पीने लगे। तभी दीपक ने मुझे आवाज लगाई, रवि तू भी पिएगा क्या। तो मैंने उन लोगों को मना कर दिया। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया और फिर हमने कैंप के बाहर आग जलाई और सब आग के इर्द गिर्द खाना खाने बैठ गए। हम सब ने खाना खाया और बाद में सब लोग आग के पास बैठ गए और अपने अपने डरावने अनुभव शेयर करने लगे। जैसे जैसे रात होती गई, झिंगुर और उल्लूओं की आवाजें बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद दूर से भेड़ियों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल का ऐसा माहौल देखकर मेरे मन में डर बैठने लगा। हम सब साथ बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी कैंप के पीछे से हमें किसी के चलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सभी के चेहरों पर डर के भाव आ गए। उस आवाज को सुनकर दीपक ने तुरंत उठकर टॉर्च जलाई और कैंप के पीछे की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दीपक ने कहा, यह जंगल है, यहाँ कई जानवर घूमते हैं, होगा कोई छोटा मोटा जानवर, इसमें इतना डरने की क्या बात है। तभी मैंने दीपक से कहा कि अभी भी वक्त है, हमें वापस निकल लेना चाहिए, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मेरे साथ साथ रिंकी और रेणुका ने भी कहा कि हमें भी बहुत डर लग रहा है, चलो ना चलते हैं।
तो दीपक ने हंसकर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या यार तुम भी इस गवार की बातों में आ गए। फिर से हम सब लोग वापस आग के पास बैठ गए, लेकिन अब कोई भी मस्ती मजाक नहीं कर रहा था। सबके अंदर एक डर भर गया था। हम सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और छोटी से छोटी आहट को भी सुनने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब फिर से कोई आवाज नहीं आई तो सब थोड़ा नॉर्मल हो गए। कम से कम 1 घंटे तक हम ऐसे ही बैठे रहे। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे, तब तक हम सभी लोग बैठे बैठे थक गए थे। तभी रेणुका और रिंकी ने कहा कि हमें बहुत नींद आ रही है, चलो सब सो जाते हैं। अभी उन्होंने यह बात बोली ही थी कि उनके बात बोलते ही अचानक से फिर से जंगल से कुछ सरसर की आवाज आती है। हम सब फिर से डर गए। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां हम लोगों के अलावा भी कोई मौजूद हो और कहीं से छिपकर हमको देख रहा हो, क्योंकि जंगल के बारे में मैंने पहले से ही बहुत सी डरावनी कहानियां सुन रखी थी और यह चीज होते ही मुझे वह सारी डरावनी कहानियां याद आने लगी थी। तभी दीपक ने कहा, तुम लोग टेंशन मत लो, होगा कोई जंगली जानवर, अगर इस तरफ आया तो जिंदा नहीं बचेगा। यह कहते हुए दीपक ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। फिर दीपक ने कहा कि रेणुका, रिंकी, मोहित और सतीश तुम सभी सो जाओ, मैं और रवि जागते हैं। रात के 3 बजे तक हम लोग जागकर जंगली जानवरों से हम सभी की रखवाली करेंगे और फिर उसके बाद हम सतीश और मोहित को जगाए, जिसके बाद रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक तुम दोनों पहरा देना। फिर मोहित ने मुझे अपनी रिवॉल्वर दे दी और वह चारों दोस्त सोने चले गए। उस वक्त मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि यह लड़का जंगली जानवरों से तो अपनी बंदूक के दम पर हम सभी की रक्षा कर लेगा, लेकिन उन शैतानी और डरावनी आत्माओं का क्या जो रात के वक्त इस जंगल में भटकने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। उस वक्त बस मेरे मन में इसी तरह के डरावने ख्याल आ रहे थे। तक रात के 12 बज चुके थे और शायद इसी के साथ हमारे साथ आगे जो भी डरावनी घटना होने वाली थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अभी मैं वह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से हम दोनों को जंगल की ओर से किसी औरत की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो दीपक ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है। मैंने कहा हाँ, किसी औरत की रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही है। तो दीपक ने कहा कि जरूर यहाँ आसपास में कोई कबीला या गांव होगा और उसी कबीले की कोई औरत जंगल में गुम हो गई होगी, शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है, चलो हम देखकर आते हैं, क्या पता वह किसी मुसीबत में हो। यह कहकर वह जंगल की ओर जाने लगा। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि रुको, कहीं मत जाओ, यह कोई छलावा या चुड़ैल भी हो सकती है, क्योंकि पहले भी इस जंगल में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं और जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना हुई थी उनको इसी तरह का वहम हुआ था कि कोई कहीं पर मुसीबत में है और उसको मदद की जरूरत है। लेकिन फिर आगे चलकर उनके साथ जो हुआ था वो इतना भयंकर और खतरनाक था कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी यह बात सुनकर दीपक फिर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या यार तुम गांव वाले भी हर बात पर भूत भूत करते रहते हो। अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, वो सिर्फ तुम जैसे गवार को डराने के लिए कहानी बनाई जाती है। अभी वह मुझसे यह सब कह ही रहा था कि तभी उस औरत की रोने की आवाज थोड़ी और तेज तेज आने लगी और इस बार वह आवाज हमारे काफी करीब से आ रही थी। दीपक के बाकी दोस्त तो इतना थक गए थे कि वह लोग तो नींद में से उठ भी नहीं रहे थे। इतनी जोर जोर से औरत के रोने की आवाज सुनकर दीपक का सब्र का बांध टूट गया और वह घने जंगल के अंदर जाने लगा। मैंने उसका फिर से हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम यहाँ आग के पास सेफ हैं, हमें तुम्हारे दोस्तों के पास रहना चाहिए। तो दीपक मेरा हाथ झटक हुए बोला कि कैसी कायरों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हारी कायरता की वजह से किसी औरत की जान चली जाएगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मैं मन ही मन उसकी मूर्खता पर सोच रहा था कि अगर तेरी इस बेवकूफी की वजह से उस औरत के रोने की आवाज को सुनकर हम लोग उस तरफ आगे घने जंगल में चले गए तो किसी और को मरने से बचाने के बजाय खुद को ही मौत के मुंह में डालने वाली बेवकूफी हो जाएगी। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि आप खुद सोचो कि कोई औरत इतनी रात को जंगल में कहां से आएगी। तो उसने बोला कि होंगी कोई आजू बाजू के कबीले वाली और बेचारी जंगल में कहीं गड्ढे वड्ढे में गिर गई होंगी और फंस गई होंगी, क्या पता गिरने की वजह से उसे गंभीर चोट आई हो और वह चल नहीं पा रही हो, मुझे उसको बचाना है। अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो तू यही कैंप के पास ही रुका रह। इतना कहते हुए वह तेजी से जंगल में से आती हुई उस आवाज का पीछा करते हुए टॉर्च की रोशनी में घने जंगल की ओर चला गया। अब उस वक्त वहां कैंप के बाहर में अकेला ही खड़ा था।
रात के उस घने जंगल में अपने आप को इस तरह से उस सुनसान जगह पर पाकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। जब उसे गए हुए 10 मिनट से भी ज्यादा का वक्त हो गया तभी मुझे अचानक से 3-4 बार गोलियों की फायर होने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर कैंप के अंदर गहरी नींद में सो रहे दीपक के वह सभी दोस्त कैंप से बाहर आ गए और मुझसे पूछने लगे क्या हुआ। तभी अचानक से हम सभी लोगों को दीपक की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसकी उस दर्द भरी आवाज में चीख सुनते ही मुझे किसी बहुत ही डरावनी अनहोनी के होने का अंदेशा हो गया था। वह सभी दोस्त टॉर्च जलाकर उसके चीखने की आवाज की दिशा की ओर दौड़े। मेरे पास कोई टॉर्च नहीं थी तो मैं भी एक लकड़ी पर अपना गमछा लपेटकर मशाल बनाकर आग जलाकर उन सभी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अभी हम लोग रात के उस घने अंधेरे में जिस तरफ से दीपक की आवाज आई थी उस तरफ दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से दौड़ते दौड़ते ही मेरा पैर नीचे किसी चीज से टकराया। जैसे ही वह चीज मेरे पैरों से टकराई तो मैंने रुककर अपने हाथ में जलती हुई मशाल की रोशनी नीचे की तरफ डाली। पर जैसे ही नीचे की तरफ रोशनी डालते ही जो चीज मुझे नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है उसको देखकर मैं डर के मारे कांप उठता हूँ। उसको देखते ही मेरे शरीर से अचानक से डर के मारे पसीना टपकने लगा और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद मुझको इस तरह से पीछे अचानक से रुकता हुआ देखकर मेरे आगे दौड़ रहे वो लोग भी रुक गए और वापस चलकर मेरे पास आ गए। जैसे ही वह मेरे पास आए तो नीचे पड़ी हुई उस चीज को देखकर मेरी जैसी ही हालत उन सभी लोगों की भी हो गई थी। दरअसल हमने देखा कि वहां पर दीपक की लाश पड़ी है और वह भी बिना सर वाली, यानी कि उस वक्त वहां पर उसका सिर्फ धड़ ही पड़ा हुआ था, बल्कि उसकी मुंडी वहां कहीं नहीं थी। शायद उसकी मुंडी को कोई काटकर अपने साथ ले गया था। हमने उस वक्त वहां पर इधर उधर देखा भी लेकिन उस वक्त हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अचानक से इस तरह से उसकी लाश को इस हालत में देखकर हम सभी की चीख निकल गई और हम सबकी रूह कांप गई। सतीश और मोहित रोते हुए चीखने लगे कि किसने मारा मेरे दोस्त को, कौन है वो, मेरे सामने आओ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक से दूर अंधेरे में से एक बहुत ही भारी और डरावनी किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने मारा है, क्या कर लेगा तू, यह कहते हुए वह जो कोई भी था वह जोर जोर से हंसने लगा। तभी मोहित गुस्से में जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ दौड़ने लगा। हम सब भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। हमने बहुत ढूंढा कि वह डरावनी आवाज कहां से आ रही है, मगर हमें कुछ भी पता नहीं चला। तभी हम सब लोगों ने देखा कि हमसे थोड़ा आगे की ओर अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही हैं। जैसे ही मोहित उसकी तरफ दौड़ा तो उसके दौड़ते ही वह जो कोई था थोड़ा घने अंधेरे की तरफ हंसते हुए भाग गया। मोहित भी उसके पीछे भाग रहा था। उस वक्त वहां जो कुछ भी हो रहा था उसको देखकर मुझे एहसास हो गया था कि कोई हमारे साथ खूनी छुपन छुपाई खेल रहा है और मुझे इस बात का भी एहसास हो गया था कि वह कोई नॉर्मल चीज नहीं है बल्कि कोई बहुत ही डरावनी और शैतानी शक्ति है जिसका हम साधारण से इंसान इतनी आसानी से सामना नहीं कर सकते। इस चीज का एहसास होते ही मैंने मोहित को आवाज लगाई, रुको, यह एक जाल है, हमें वापस कैंप के पास जाना होगा, वापस आओ सब लोग, यह एक छलावा है। यह किसी भी इंसान को इसी तरह से बड़ी चालाकी से फंसाते हैं और फिर उसे मार देते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले इसने तुम्हारे दोस्त दीपक के साथ किया है। अब यह ठीक वैसा ही हम सभी के साथ करना चाहता है और हमको यहीं पर मौत की नींद सुलाना चाहता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी करें उससे पहले ही हमको यहाँ से निकलना होगा। वापस आओ सब, वापस आओ। मैं उन सभी लोगों से बार बार यह बात कह रहा था लेकिन वह लोग मेरी एक नहीं सुन रहे थे। जब मोहित दौड़ते दौड़ते थक गया तो वह रुक गया। उसके साथ साथ हम सब भी वहीं पर रुक गए। मैंने सबको समझाया कि देखो, यह एक छलावा है, वह हमें फंसा रहा है। मुझे लगता है हमें कैंप के पास वापस चले जाना चाहिए, वरना एक एक करके सारे मारे जाएंगे। फिर मोहित ने मेरी बात मान ली और हम सब वापस जाने को मुड़े ही थे कि तभी अचानक से पीछे से मोहित की एक दर्द भरी चीख हम सभी के कानों पर पड़ती है। उसकी चीख सुनाई देते ही जैसे ही सभी लोगों ने उसकी ओर पलट कर देखा तो सभी लोगों का कलेजा मुंह में आ गया। हमने देखा कि मोहित के पीछे एक बहुत लंबी सी औरत खड़ी हुई है जो दिखने में कम से कम 7 या 8 फीट की होंगी, लेकिन उसको देखकर यह लग नहीं रहा था कि यह कोई औरत है, क्योंकि उसका हुलिया तो किसी औरत की तरह का था लेकिन उसकी शक्ल किसी मर्द की तरह की थी। उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ के पंजे को मोहित की पीठ से घुसते हुए आगे की तरफ से उसके पेट के आर पार निकाल दिया था
और एक ही हाथ से उसको हवा में उठा दिया था। जैसे ही हमने मोहित की तरफ देखा तो हमें दिखाई देता है कि मोहित का पेट फट के उसकी अतड़ियां बाहर आ गई। दोस्तों, यह इस कहानी का पहला पार्ट है, अगला पार्ट जल्द ही आएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।